हेलो एवरीवन। आज बारी है इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन की कि हम देखते हैं यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं एक और चीज़ कहूँगा, यहाँ पे आपका मार्केटिंग भी पूछा जाता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पर सबसे पहले हम लोग आज वापस से एक बार ट्रेंड देखते हैं कि भाई कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, और जो क्वेश्चन आ भी रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उनके रिगार्डिंग आपको देख लें पिछले 5 साल में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी है, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, चलो इसके ट्रेंड के साथ स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो ट्रेंड है वो कुछ ये रहा है, मतलब अभी जो लेटेस्ट वाले साल की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली एक भी क्वेश्चन 2023 वाले में 2023-24 का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं था। उससे पहले हम कहेंगे तो दो क्वेश्चन 2020 में 4, 2019 में 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम है। अभी हमने हॉर्टिकल्चर देखा, हमने एनिमल हस्बेंड्री देखा, वो आपके ऐसे सब्जेक्ट थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे, पर आपका इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कम ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि ग्राफ है। यहाँ पे आप कह सकते हो ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पर आपको इतना भी पता है कि एफओ का एग्जाम में कंपटीशन ज़्यादा है, 2-3 तो छोड़ो, एक एक क्वेश्चन मैटर कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2-3 क्वेश्चन है वो भी आपको एटलीस्ट क्लियर करने ही करने हैं, और कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे आपके किसी साल 5 क्वेश्चन भी अगर इकोनॉमिक्स के आते हैं तो वो भी आपको करना पड़ेगा। आप रिस्क नहीं ले सकते कि भाई थोड़े कम क्वेश्चन आ रहे तो हम छोड़ तो आप सकते नहीं हो। अगर सिलेक्शन लेना है, पढ़ना सब कुछ होगा। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन के 2023 के क्वेश्चन से। तो 2023 में तो भाई कोई क्वेश्चन था नहीं, तो कहाँ से डिस्कस करें, तो 2022 में डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो 2022 का ये रहा पहला क्वेश्चन, विच स्कीम इज प्रोवाइडिंग गारंटीड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट अनस्किल्ड एंड मैनुअल। अब देखो, ये भी आप थोड़ा कह सकते हो कि चलो स्कीम में भी इसको आप चाहो तो जोड़ दो, चाहो तो आप एक्सटेंशन में जोड़ दो, है ना, दोनों चीज़ में ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो बड़ी एक्सटेंशन में भी कवर होता है। मैंने सिर्फ स्कीम वाले नहीं डाले हुए यहाँ पे मोस्टली, बट कुछ कुछ स्कीम है जो हम एक्सटेंशन में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो भाई ये तो आपको वैसे पता ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए एक एक्ट पास हुआ था जिसको पास किया गया था अगस्त 2005 में, और ये आपका जो लॉन्च किया गया था ये 2 फरवरी को लॉन्च हुआ था, 2 फरवरी 2006 में। तो ये ईयर भी याद रखना है कि इसको 2006 में जो है लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था कि साल के अंदर 100 दिन जो है गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया ही दिया जाएगा। जो रूरल लोग हैं उनको, जो अनएम्प्लॉयड रूरल लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया ही जाएगा। अब इसमें देखो, जैसे पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट में प्लांटेशन कर रहे हैं, कुछ जगहों की जहाँ पे ये ब्रिज बना रहे हैं, तो अलग अलग काम यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या जाएगा, ये आप सबको पता होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मनरेगा हो गया, जो आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर करना, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। तो यहाँ पे आपका अगस्त 2005 में एक्ट पास हुआ था, नोटिफाइड हुआ था 7 सितंबर 2005 को, और लॉन्च हुआ था 2 फरवरी 2006 में। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से, Among the following, which is the component of knowledge communication system? कह रहे हैं इनमें से knowledge communication system का component कौन सा है? फार्मर है, एग्जीबिशन है, न्यूज़पेपर है, गवर्नमेंट एजेंसी है, या फिर यूनिवर्सिटीज है। अब देखो, जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे स्पीकर होगा, हम बोलते हैं यहाँ पे कुछ चैनल होगा, हम बोलते हैं यहाँ पे रिसीवर होगा, है ना, कभी हम बोलते हैं कि यहाँ पे लर्नर होगा, तो अलग अलग चीज़ें आती हैं। ठीक है, और अगर हम बोले यहाँ पे तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो लर्नर है, जो रिसीवर है, यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो फार्मर के ऊपर ही होता है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे एक्सटेंशन में कम्युनिकेशन है, इस एक्सटेंशन जो पूरा हम पढ़ रहे हैं ये सारा आपका फार्मर ओरिएंटेड बेस पे ही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है राइट जाएगा, फार्मर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन पूछे हुए थे आपके यहाँ पे 2022 से। बाकी बैचेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 12 अगस्त से हो रहा है एएफओ का बैच स्टार्ट, तो जिसको भी करना है ज्वाइन, आप यहाँ दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 9306021110। अगर किसी को कॉल करने में बड़ी आफत लग रही है तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज डालोगे, आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी। चलो भाई 2021 के क्वेश्चन देख लेते हैं। ACABC एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर जो है वहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दी जाती है? ठीक है, तो देखो भाई एग्री क्लिनिक की अगर हम बात करें तो भाई एग्री क्लिनिक्स होते क्या है और इनको ट्रेनिंग कौन देता है?
एग्री क्लिनिक की अगर बात करी जाए तो भाई जो ये एग्री क्लिनिक है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाबार्ड के साथ मिलके इसको स्टार्ट किया था। इसमें एम ये होता है जो ग्रेजुएशन है, मतलब मान लो जैसे आपका भी ग्रेजुएशन अगर एग्रीकल्चर से है, ठीक है, या एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट से है, या फिर आपका डिप्लोमा वगैरह भी है, ठीक है, तो इनको क्या करते हैं ये लोग, ये अब एक एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हैं यहाँ पे, जिसको जो भी इंटरेस्टेड है ट्रेनिंग लेने में वो अप्लाई करेगा, और उसको 45 डेज की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग दी जाती है। रेसिडेंशियल मतलब रहेगा वहाँ पे 45 डेज वहाँ पे रहेगा और ट्रेनिंग लेके आएगा। फ़ायदा क्या होगा इससे कि उसको कुछ तो लोन वगैरह लेने में आसानी होगी, उसको सब्सिडी वगैरह जो है वो आपको सब्सिडी में भी उसको अच्छी खासी हेल्प मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कुछ बेनिफिट्स भी है जो आपको इस ट्रेनिंग के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो एग्री क्लिनिक जो है ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाबार्ड के साथ स्टार्ट किया था, और ये जो ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग इसकी मैनेज हैदराबाद, ठीक है, मैनेज हैदराबाद जो है इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है हैदराबाद। ये क्या करते हैं, अलग अलग नोडल सेंटर्स बनाता है, मतलब ये क्या करेगा, ये देखेगा कि हमारे आसपास एरिया में चलो ये वाला केवी के है, वो वाला केवी के है, तो यहाँ हम क्या करते हैं ट्रेनिंग सेंटर बनाते हैं, और मैनेज जो है उनको फिर उनको जो आपके जो भी ग्रेजुएट्स वगैरह ये हैं इनको वहाँ पे ट्रेनिंग कराता है। तो ये जो जिम्मा है ट्रेनिंग का ये मैनेज के पास रहेगा, तो ई ऑप्शन जो है यहाँ पे जो सही जाएगा, ठीक है। तो देखो 2020-21 में जैसे यहाँ पे बात करें तो इन्होंने यहाँ पे इसका ये निकाला हुआ था, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाले हुए थे एग्रीप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है। तो देखो 18 से लेके 60 साल कोई भी अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर बायोलॉजी साइंस वगैरह से लेके कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ़ायदा देखो यहाँ पे 45 डेज़ की इनको ट्रेनिंग मिल रही है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद लोन सब्सिडी वगैरह के लिए 1 साल तक यहाँ पे इनको सपोर्ट दिया जाएगा, 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। अलग अलग कंडीशन है यहाँ पे जो दी हुई है, जो फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है इस ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। चलो तो ये हमने कुछ बात करी, अब आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन है जो प्रॉपर लग रहा है भाई एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से पूछा हुआ। इन प्रोडक्शन फंक्शन कर्व विच स्टेज स्टार्ट्स व्हेन एपी एंड एमपी इंटरसेक्ट ईच अदर एंड ई इज इक्वल्स टू 1। भाई प्रोडक्शन फंक्शन कर्व जहाँ भी इकोनॉमिक्स आता है वहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन कर्व जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब ये होता क्या है भाई, सबसे पहले ध्यान रखना जो हम ई की बात करते हैं, ठीक है, जो हम ई की बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस की बात, तो इसका फॉर्मूला होता है एम पी पी डिवाइडेड बाई ए पी पी। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस ग्राफ के ऊपर आते हैं, इधर होता है आउटपुट, इधर होता है इनपुट, और ग्राफ ये इस तरीके से बनाते हैं। ये बना ग्राफ कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये बनेगा आपका इस तरीके से, और ये आपका एक और बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपका जो सबसे ऊपर है ये होता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, ये वाला होता है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, और ये वाला होता है आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरीके से 3 ग्राफ की लाइन बना देनी है। फिर क्या करना है, देखो जो एमपीपी आपका टीपीपी देखो इस तरीके से इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। अब इसके बाद क्या एमपीपी है, एमपीपी देखो इंक्रीज हो रहा है, एक जगह पे मैक्सिमम हो जाएगा एमपीपी, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैक्सिमम हो गया एमपीपी, यहाँ पे मैक्स है, तो जहाँ पे एमपीपी मैक्सिमम होता है और वहाँ उसी पॉइंट पे हम लोग जहाँ पे एमपीपी मैक्सिमम है उस पे टीपीपी के उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई इससे पहले पहले जो टीपीपी है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था, मतलब टीपीपी जो बढ़ रहा था उसके बढ़ने का रेट भी बढ़ रहा था। इसके बाद जो है टीपीपी इंक्रीज तो अभी भी हो रहा है, बढ़ तो अभी भी रहा है, बट उसके बढ़ने का जो रेट है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब डिक्रीजिंग रेट से वो बढ़ेगा, ठीक, पहला पॉइंट ये। दूसरा एमपीपी एपीपी को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे कट करेगा। अब एमपीपी यहाँ से डिक्रीज हो रहा है और एपीपी यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे है, तो जहाँ पे एपीपी का मैक्सिमम पॉइंट है वहाँ पे इसको एमपीपी कट करता है, और जहाँ पे ये इसको कट करेगा वहीं पे हम लोग पहली लाइन बना देंगे, ठीक। तो इससे लेफ्ट वाले को हम बोलेंगे स्टेज 1। कुछ समझ आ रहा है, इसको हम बोलेंगे क्या, स्टेज 1 बोलेंगे। और एक और चीज़ का ध्यान दो, हमने कहा यहाँ पे आपका क्या है एपीपी, यहाँ पे आपका मैक्सिमम है, एमपीपी इसको यहाँ पे कट करेगा, मतलब यहाँ पे एमपीपी और एपीपी दोनों के दोनों इस पॉइंट पे बराबर होंगे। बराबर होंगे तो भाई फॉर्मूला देख लेते हैं, एपीपी इक्वल्स टू होता है एमपीपी डिवाइडेड बाय एपीपी। अब दोनों बराबर हैं तो ये आपका 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो ई है वो 1 आ गया, ठीक है। तो स्टेज 1 ये थी, जहाँ से ये 1 आ गया उसके बाद स्टेज 2 स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब एक और पॉइंट देखो, जहाँ पे एमपीपी ये 0 हो रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें जहाँ पे एमपीपी क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है, यहीं पे आपकी स्टेज 2 खत्म हो गई और स्टेज 3 जो है स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे आपका हम क्या बोल सकते हैं, आपका ई कितना होगा, ई यहाँ पे होगा आपका एमपीपी हो गया भाई 0,
और APP आपका जितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ऊपर 0 आ गया तो आपका E भी जो है 0 चला जाएगा। ठीक है, तो आपका 1 E आपका 1 स्टार्ट अगर हो चुका है तो उसके बाद जो है स्टेज 2 यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, और स्टेज 2 को हम लोग रेशनल जोन बोलते हैं, कि जो फार्मर डिसीजन लेगा वो इस जोन में अगर रहेगा तो ही उसको सबसे ज़्यादा फायदा रहेगा, उसका बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन फंक्शन कर्व है जो आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे E1 है, कहाँ पे E आपका 0 हो रहा है, कहाँ पे आपका E नेगेटिव हो रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। अगर ये ग्राफ देखो नहीं आता है, मैं तो उसको बता रहा हूँ, ये जिसको ने बना रखा है ये ग्राफ कई बार, जिसको रिविजन करना है। अब जिसको नहीं आता उसको ये ग्राफ कम से कम 10 बार बनाना चाहिए और एकदम समझ लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। 10 बार बनाओगे तो याद भी बड़े आराम से होता है। चलो भाई, तो स्टेज 2 यहाँ पे आपका क्या है, स्टेज 2 वहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है। 2020 के क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये देखो मैंने वही बोला, डिस्क्रिप्शन में भाई आपको प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, तो अगर आपको बाकी क्वेश्चन देखने हैं, आपका अभी एनिमल हस्बेंड्री हॉर्टिकल्चर का क्या, फिशरीज, एंटोमोलॉजी सब पहले कर रखे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आप जाके अभी इसमें देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र गोज टू, KVK का क्रेडिट किसको जाता है? देखो भाई 1960 से ही बात चलने लगी थी कि इंडिया में कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए जाए जहाँ पे किसानों को या फिर यूथ को ट्रेनिंग दी जा सके एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। ठीक है, ये बात एजुकेशन कमीशन वगैरह गवर्नमेंट हर कोई ये बात कर रहा था, ICAR भी ये बात कर रहा था। अब फाइनली 1974 में अब ICAR को हुआ कि अब हमें इस्टेब्लिश करना ही करना है, तो ICAR ने एक कमेटी इस्टेब्लिश करी, क्योंकि भाई ICAR ने देखा ये तो नेशनल लेवल का मामला है, पूरे देश की बात। तो ICAR ने एक कमेटी स्टैब्लिश करी, जिस कमेटी का नाम रखा गया मोहन सिंह मेहता कमेटी। मोहन सिंह मेहता कमेटी जिसको कहा गया। ठीक है, तो मोहन सिंह मेहता ने इसको चेयरमैन किया और इन्होंने बोला कि हमें KVK बनाना है। KVK का रिकमेंडेशन मोहन सिंह मेहता ने दिया कि भाई किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से चलाया जाए ICAR को। और ICAR ने फिर 1974 में ही पहला KVK लॉन्च कर दिया। कहाँ? पौंडीचेरी में, है ना, पौंडीचेरी में। ठीक है, तो फर्स्ट KVK 1974 में पौंडीचेरी में लॉन्च कर दिया गया। बट यहाँ पे एक और साइंटिस्ट थे जो कि जनरली आप कह सकते हो रांची से ये साइंटिस्ट पढ़े हुए थे। आई थिंक इनका 2022 में आई थिंक ये एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट थे ये थे डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद, और इनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है KVK के स्टैब्लिशमेंट में। इनको फादर ऑफ KVK भी कहा जाता है। और अगर आपसे एग्जाम में क्रेडिट पूछता है तो फिर आप ऑप्शन E डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद के साथ जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ भाई, कोई कंफ्यूज मत होना, ये जो वीडियो है ये आपका क्या है, वीडियो दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, है ना, प्रीमियर हो रहा था वीडियो, मतलब क्या है आपका ये रिकॉर्डेड हो चुका है। ICAR अपॉइंटेड मोहन सिंह मेहता कमेटी 1974 में पौंडीचेरी में इसको स्टार्ट किया गया, और इसका किसका सक्सेस का क्रेडिट किसका जा रहा है? चंद्रिका प्रसाद जी को। चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ नेगेटिव फैक्टर इन अडॉप्शन ऑफ एन इनोवेशन इज, कह रहा है कि भाई जो इनोवेशन का अडॉप्शन किया जाता है उसमें नेगेटिव फैक्टर क्या है? कॉम्पेटिबिलिटी है। कॉम्पेटिबिलिटी मतलब हुआ कि भाई प्रेजेंट, पास्ट की बात करो, प्रेजेंट की बात करो, ठीक है, या हमारी नीड की बात करो, इन सब चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है या उनके साथ कितना कंसिस्टेंट है, उसको हम बोल सकते हैं कंपेटिबिलिटी है उसकी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हुआ उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना या फिर उसका यूज करना कितना मुश्किल हो रहा है, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी। ट्रायबिलिटी की बात करते हैं, भाई हम उसके साथ कितना लिमिट, कितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि भाई कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर दो कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, तो कितने लिमिट तक हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, दैट इज ट्रायबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी क्या हुआ कि उसका रिजल्ट कितना विजिबल है, जितना रिजल्ट विजिबल होगा उतना ही अच्छा वो आपका अडॉप्शन भी होगा उसका। प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि भाई हम उसे कितना प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, मतलब वो हम लोग थोड़ा आइडिया लगा पा रहे हैं कि भाई ये चीज़ आगे सही जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इसमें जो नेगेटिव फैक्टर की बात करें तो डेट इज ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि यहाँ पे भाई अंडरस्टैंड, कितना मुश्किल है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना या फिर यूज करना, और जितना मुश्किल होगा उसको समझना, उसको यूज करना, उतना ही ज़्यादा दिक्कत होगी उस इनोवेशन के अडॉप्शन में। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपके एलिमेंट्स डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में क्या क्या 4 एलिमेंट है? इनोवेशन है, कम्युनिकेशन चैनल्स है, टाइम है और सोशल सिस्टम है। इनोवेशन की भी बात करें तो यहाँ पे इनोवेशन के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। रिलेटिव एडवांटेज कि भाई जो आपका पहले से चीज़ें चल रही हैं उसके मुकाबले कितना इससे फ़ायदा मिल रहा है, उतना ज़्यादा उसका अच्छा अडॉप्शन होगा। कंपेटिबिलिटी क्या है? हमने कंपेटिबिलिटी की भी बात कर ली है आपकी।
ठीक है, कि आपका जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज है, पास्ट एक्सपीरियंस है और नीड है, उनके लिए उनके साथ कितना कंसिस्टेंट है वो। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब अंडरस्टैंड और यूज करना कितना मुश्किल हो रहा है। ट्रायबिलिटी मतलब उसके साथ हम कितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और ऑब्जर्वेबिलिटी मतलब रिजल्ट उसका कितना जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो भाई ये मार्केटिंग का क्वेश्चन है। अब देखो जो आपका मैं कहूँ थोड़े प्रीवियस ईयर में हम जा रहे हैं ना, तो ये मार्केटिंग के क्वेश्चन भी, जैसे पूछे मंडीज आर विच टाइप ऑफ मार्केट। अब ये आपका एग्जैक्टली एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन में नहीं, ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पार्ट आ गया कि मंडीज कौन सी टाइप के मार्केट होंगे, लोकल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, फेयर या फिर एक्सपोर्ट मार्केट। अब देखो मार्केट के रिगार्डिंग ना आपका ऐसा है कि जिस जिस एग्जाम में मार्केटिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट के रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। सीसीआई का एग्जाम था, वहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और क्वेश्चन भी आया था यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट से। ठीक है, तो मंडीज की बात कर रहा है। अब देखो मार्केट के अलग अलग क्लासिफिकेशन है और उनमें से एक क्लासिफिकेशन होता है उसका लोकेशन के बेसिस पे, कि भाई जैसे मार्केट अगर विलेज में लग रहा है तो बोल देंगे विलेज मार्केट। ठीक है, आपका थोड़े जो प्रोडक्शन सेंटर है जहाँ पे सामान आपका बन रहा है उसके आसपास होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी होलसेल मार्केट, प्राइमरी होलसेल मार्केट। ऐसे ही आते हैं क्या सेकेंडरी होलसेल मार्केट, और सेकेंडरी होलसेल मार्केट के बाद आते हैं टर्मिनल मार्केट। टर्मिनल मार्केट ही होते हैं जिनसे कंज्यूमर सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, जो डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ डील करते हैं। और इसके अलावा एक और आएगा सी बोर्ड मार्केट। सी बोर्ड मार्केट मतलब क्या हो गया, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे थोड़ा ध्यान देते हैं, है ना, क्योंकि भाई क्या होता है सी पे ही तो बनाते हैं आपके शिप वगैरह के लिए, डॉक वगैरह की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सामान आता जाता रहता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपकी लोकेशन के बेसिस पे मार्केट। और अगर हम मंडीज की बात करते हैं तो बताओ भाई कौन सा मार्केट होगा मंडीज। मंडीज आपका आता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर, कि भाई मंडीज जो है यहाँ से टर्मिनल मार्केट वाले सामान खरीदेंगे और डायरेक्ट कंज्यूमर्स को सेल करेंगे। ठीक है, तो आपका जो मंडीज है जितनी भी वो सब सेकेंडरी मार्केट का ही टाइप है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई लिखा हुआ है आपकी लोकेशन के बेसिस पे विलेज मार्केट, प्राइमरी होलसेल, सेकेंडरी होलसेल मार्केट, टर्मिनल मार्केट एंड सी बोर्ड मार्केट। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी कह रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस फॉर वेरियस एग्रीकल्चर क्रॉप्स अनाउंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द रिकमेंडेशन ऑफ, कौन रिकमेंडेशन करता है, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। ठीक है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को 1965 में स्टैब्लिश किया गया था। किसने इसको रिकमेंड किया था, फूड ग्रेन पॉलिसी। ठीक है, फूड ग्रेन कमेटी पॉलिसी, फूड ग्रेन कमेटी पॉलिसी ने इसको रिकमेंड किया था। और एल के झा, ठीक है, एल के झा जी थे जिन्होंने चेयरमैन किया था इस कमेटी को, और इसने रिकमेंड किया था एपीसी या फिर एग्रीकल्चर प्लानिंग कमीशन के बारे में। ठीक है, इसी का नाम 1985 में चेंज किया गया और इसका नाम बदल के रख दिया गया CACP। तो CACP है जो MSP के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करता है, रिकमेंड करता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे क्या करती है, प्राइजेस को सेट करती है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकती है, ऐसा नहीं कि CACP ने बोला वही रखेगी। ठीक है, बट जनरली इनके रिकमेंडेशन को ही फॉलो किया जाता है, उसी के बेसिस पे जो है प्राइस डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही सी ही जाएगा। तो यहाँ पे फूड ग्रेन पॉलिसी कमेटी जो चेयरमैन की थी किसने, डॉक्टर एल के झा ने। तो इन्होंने ही आपका APC एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो 1965 में ये आया था और इसका रीनेम किया गया कब, 1985 में, और ये बना क्या, CACP। तो चलो आ जाओ जल्दी से 2019 के क्वेश्चन भी निपटाते हैं। अब ये क्वेश्चन भी देखो मार्केटिंग का क्वेश्चन है। आप देख रहे हो आप कह सकते हो कि 20 तक मार्केटिंग के क्वेश्चन आपको दिखे हैं। Which of the following is the initiative taken by the government for the electronic trading platform for farmer for selling their produce and getting fair prices? कहना क्या चाह रहा है कि भाई एक इन्होंने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बना दिया गया, जिससे क्या हो रहा है फार्मर अपना प्रोड्यूस जो है सेल कर सकें। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। ठीक है, आप कह सकते हो कि इस पोर्टल ने कई सारी मंडीज को जोड़ दिया है। मंडीज जो अलग अलग मंडीज है, इस इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल ने सारी मंडीज को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। तो फार्मर के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है अपना प्रोड्यूस सेल करना। हालांकि फाइनली उसको अपना प्रोड्यूस मंडी तक फाइनली बाद में पहुंचाना ही पड़ता है, फिर वहाँ पे उसका चेकिंग वगैरह भी होता है, क्योंकि उसने सेल तो मंडी आपका इस पोर्टल के थ्रू कर दिया, पर फिर फिजिकली वो मंडी में अपना पूरा प्रोड्यूस लेके जाएगा, वहाँ पे उसकी चेकिंग होगी, फिर उस हिसाब से उसको प्राइस वगैरह जो भी है मिलेगा। ठीक है, तो भाई कौन होगा, क्या आंसर होगा इसमें से, AMI, ई चौपाल, ई नाम, APMC या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर जो जाएगा दैट विल बी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट।
सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जाएगा। तो ई नाम के रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ई नाम जो है इसको देखता कौन है, मेन जो आपका काम है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, ठीक है। जिसका काम है कि ई नाम को इम्प्लीमेंट कराइए, और ये आपका किसके अंडर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर ये आएगा, ठीक है। तो ई नाम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे थे, और ये भी आप मार्केटिंग में ही पढ़ते हो। 2018 में भी ई नाम के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई ई नाम को लॉन्च कौन से ईयर में किया गया। ई नाम आपका मतलब अब तो चलो टाइम हो गया, अब आपको मान लो इनाम को हो गए लगभग 8 साल, है ना। लगभग कितने हो गए, 8 साल इनाम को आए हुए हो गए, मतलब 2016 में जो है इनाम को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो 2016 जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलो बताओ, हाउ मेनी मंडीज आर कवर्ड अंडर ई नाम टिल नाउ। तो अब तो चलो मंडीज के नंबर बढ़ चुके हैं, क्योंकि लगातार बहुत सारी मंडीज है जो बारी बारी ई नाम के अंडर कनेक्ट करते जाते हैं। बट ये आपका 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018 का ही क्वेश्चन है ना ये, 2018, हाँ ठीक है। क्योंकि देखो आपके यहाँ पे क्या थे, आपके यहाँ पे 5 साल में क्वेश्चन कम हो रहे थे, तो मैंने यहाँ 6 साल के क्वेश्चन कर दिए। 2018 भी देख लेते हैं, 2 ही क्वेश्चन थे 2018 में भी। इनाम लॉन्च हुआ था आपका कौन सी ईयर में, हमने देख लिया, और हमने क्या बोला कितनी मंडी जाती, तो आपकी कह सकते हो आप लगभग 500 से 600 के नाम मंडी आती हैं। और जो 31 अगस्त 2023 तक था तो 1361, ठीक है। इतनी मंडी जब आपको क्या करेंगी, देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। एपीएमसी कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो मंडीज को मैनेज करती है, ठीक है। तो आपका 1361 एपीएमसी यहाँ पे 31 अगस्त 2023 तक था। अब लेटेस्ट आगे क्या आता रहता है वो अपन देखते रहेंगे, ठीक है। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन के। तो ठीक है, क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं यहाँ से, नो डाउट, बट वही वाली बात है, एक एक क्वेश्चन मैटर करता है, तो पढ़ के आपको जाना है हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।